Lecture number 21 of control system is about frequency response analysis and border plot. Let's start with introduction. Frequency response is the steady state response of a system to sinusoidal input. जब किसी LTI सिस्टम को हम कोई साइनोसाइडल इनपुट देते हैं, आउटपुट पे उसके रिस्पांस की स्टडी अगर फ्रीक्वेंसी डोमेन में करें तो उसे हम फ्रीक्वेंसी रिस्पांस कहेंगे. रिस्पांस क्या है? हमारे पास आउटपुट है. In frequency response method, the frequency of the input signal is varied over a certain range and the resulting response is steady. इस मेथड में हम करते क्या हैं, इनपुट पे हम डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज दे रहे होते हैं, डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज के सिग्नल दे रहे होते हैं और आउटपुट पे देखते हैं कि इनमें क्या चेंजेस आ रही हैं. सिस्टम इस इनपुट के साथ मिल के हमें आउटपुट पे क्या जनरेट करके दे रहा है, क्या चेंजेस ला रहा है. तो देखते हैं इसमें क्या चेंजेस आती हैं. इन स्टेडी स्टेट साइनसॉइडल इनपुट टू अ लीनियर सिस्टम जनरेट साइनसॉइडल रिस्पॉन्सेज ऑफ द सेम फ्रीक्वेंसी. जो सिग्नल जिस फ्रीक्वेंसी से हमें इनपुट पे मिल रहा है, सिस्टम उस पे अपना वर्कआउट करके आउटपुट पे हमें सेम फ्रीक्वेंसी दे रहा होता है. उसकी फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं आ रही होती. जब फ्रीक्वेंसी में चेंज नहीं आ रही तो फिर चेंज कहाँ पे आती है? Even though these responses are of the same frequency as the input, they differ in amplitude and phase angle from the input. तो चेंज हमारे पास जो आ रही है वो हमारे पास एम्पलीट्यूड में आ रही है और चेंज जो हमारे पास आती है वो हमारे पास फेज एंगल में आती है. ये दोनों चीज़ें इनपुट से डिफ़र कर रही होती हैं जो हमें आउटपुट पे मिल रही हैं. अब दीज डिफरेंसेस आर फंक्शंस ऑफ फ्रीक्वेंसीज. तो ये हमारे पास ये डिफरेंसेस जो हैं, जो एम्पलीट्यूड में आ रही हैं और फेज एंगल में आ रही हैं, ये हमारे पास फंक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी होती हैं, यानी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रही होती हैं. क्या चीज़? एम्पलीट्यूड और फेज एंगल. साइनोसाइड कैन बी रिप्रेजेंटेड एज कम्प्लेक्स नंबर्स कॉल्ड फेजर्स. साइनोसाइड्स को हम एज अ कम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंट कर सकते हैं और उनसे हम फेज़र कहते हैं. फेज़र में हमारे पास क्या होता है? एम्पलीट्यूड होता है और फेज एंगल होता है. द मैग्नीट्यूड ऑफ द कम्प्लेक्स नंबर इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द साइनोसाइड एंड द एंगल ऑफ द कम्प्लेक्स नंबर इज द फेज एंगल ऑफ द साइनोसाइड. तो अब इस कम्प्लेक्स नंबर का जो मैग्नीट्यूड है वो हमारे पास क्या होगा? एम्पलीट्यूड होगा. और इस कम्प्लेक्स नंबर फेज़र का जो हमारे पास एंगल होगा वो हमारे पास फेज एंगल होगा. ठीक है. दस m1 cos ओमेगा t प्लस फाई कैन बी रिप्रेजेंटेड एज मैग्नीट्यूड एंड फेज एंगल. तो इसको हम मैग्नीट्यूड और फेज एंगल में रिप्रेजेंट करेंगे वेयर द फ्रीक्वेंसी ओमेगा इज इम्प्लिसिट. ठीक है. और ओमेगा में रिप्रेजेंट नहीं कर रहे बल्कि मैग्नीट्यूड और फेज एंगल में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन ये दोनों चीज़ें जो हैं ये फंक्शन ऑफ ओमेगा होंगी हमारे पास, यानी ओमेगा पे डिपेंड करेंगी. अ सिस्टम कॉजेज बोथ द एम्पलीट्यूड एंड फेज एंगल ऑफ द इनपुट टू बी चेंज. अब सिस्टम क्या कर रहा है? उसको इनपुट मिल रहा है, एक साइनोसाइडल इनपुट मिल रहा है, वो सिस्टम उस इनपुट में चेंज ला रहा है और इनपुट के एम्पलीट्यूड को चेंज कर रहा है और फेज एंगल को चेंज कर रहा है. देयरफॉर द सिस्टम इटसेल्फ कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ कम्प्लेक्स नंबर. मतलब इसका ये हुआ कि सिस्टम को भी हम एज अ कम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ठीक है. दस द प्रोडक्ट ऑफ द इनपुट फेजर एंड द सिस्टम फंक्शन यील्ड द फेजर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द आउटपुट. तो क्या हो रहा है? हमारे पास जो इनपुट फेजर है वो हमारे पास सिस्टम फंक्शन के साथ मिलता है और आउटपुट पे हमें जो सिग्नल दे रहा होता है वो भी, उसको भी हम फेजर फॉर्म में लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ एम्पलीट्यूड एंड इन टर्म्स ऑफ फेज एंगल. अब यहाँ पे हमारे पास एक सिस्टम गिवन है जिसमें मास है, डैम्पर है, स्प्रिंग है. ये हमारे पास एक मैकेनिकल सिस्टम है. अब अगर हम देखें ये फोर्स जो है ये यहाँ पे इनपुट है और ये जो डिस्प्लेसमेंट हमारे पास आ रही है ये आउटपुट है. दोनों जो हैं इन टर्म्स ऑफ साइनोसाइड से. ठीक है. दोनों को हमने रिप्रेजेंट किया इन टर्म्स ऑफ साइनोसाइड. इफ़ द इनपुट फोर्स एफ ऑफ टी इज साइनोसाइडल, द स्टेडी स्टेट आउटपुट एक्स ऑफ टी ऑफ द सिस्टम इज आल्सो साइनोसाइडल एंड द सेम फ्रीक्वेंसी एज द इनपुट. ठीक है. अब जो फ्रीक्वेंसी हमारे पास इनपुट पे है ओमेगा, वही फ्रीक्वेंसी हमारे पास आउटपुट पे भी ओमेगा आ रही है.
फ्रीक्वेंसी सेम है, लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें एम आई जो है ये हमारे पास इनपुट मैग्नीट्यूड है और ये एम नॉट जो है ये हमारे पास आउटपुट मैग्नीट्यूड है। ये डिफरेंस है इसमें। इनपुट पे हमारे पास जो है 5i है, आउटपुट पे हमारे पास 5 नॉट है। ये डिफरेंस है इसमें, यानी कि मैग्नीट्यूड में डिफरेंस आ रहा है एम्पलीट्यूड के, और हमारे पास फेज एंगल चेंज हो रहा है, लेकिन फ्रीक्वेंसी हमारे पास सेम रह रही है। ठीक है, इनपुट पे हमारे पास एक साइनोसॉइडल सिग्नल आ रहा है, आउटपुट पे हमें मिल रहा है, और ये हमारे पास सिस्टम फंक्शन है। ये क्या कर रहा है, इसके मैग्नीट्यूड को चेंज कर रहा है, इसके फेज एंगल को चेंज कर रहा है। अब अगर यहाँ पे हम देखें, द सिस्टम इज रिप्रेजेंटेड बाय द कॉम्प्लेक्स नंबर, और इसको हमने ऐसे रिप्रेजेंट किया, यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड लिया, यहाँ पे इसका फेज एंगल लिया। द आउटपुट इज फाउंड बाय मल्टीप्लाइंग द कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इनपुट बाय द कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सिस्टम। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंटेशन जो इनपुट की है वो मल्टीप्लाई हो रही है कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिस्टम के साथ, और ये हमें क्या दे रहा है, यहाँ पे आउटपुट दे रहा है। ठीक है, दस द स्टेडी स्टेट आउटपुट साइनोसाइड इज, ये अब हमारे पास एम नॉट ओमेगा और एंगल फाई नॉट ओमेगा जो है ये हमारे पास आउटपुट आ रहा है। ये यहाँ पे ये आउटपुट है। ठीक है, और ये क्या है, सिस्टम का जो हमारे पास मैग्नीट्यूड है वो मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे इनपुट के साथ, और इसी तरीके से जो एंगल्स हैं वो भी हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहे हैं। एंगल जब मल्टीप्लाई होते हैं तो वो ऐड हो जाते हैं और डिवीजन में ये सब्ट्रैक्ट होते हैं। यहाँ पे एंगल भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यहाँ पे मैग्नीट्यूड भी मल्टीप्लाई हो रहा है। अब हमें इनपुट पे और सिस्टम की जो भी फ्रीक्वेंसी है वही हमें आउटपुट पे मिल रही है, लेकिन जो चेंज आ रहा है वो हमारे पास मैग्नीट्यूड में आ रहा है और चेंज हमारे पास एंगल में आ रहा है। एम नॉट ओमेगा इज द मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स एंड फाई ओमेगा इज द फेज रिस्पॉन्स। द कम्बिनेशन ऑफ द मैग्नीट्यूड एंड फेज फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स। ठीक है, और इन दोनों को मैग्नीट्यूड और फेज रिस्पॉन्स, दोनों रिस्पॉन्सेस को कंबाइन करके हम फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स कहते हैं। इसी चीज़ की स्टडी को हम डिफरेंट तरीक़ों से कर सकते हैं। ठीक है, इसी फ्रीक्वेंसी डोमेन में हम अपने इस रिस्पॉन्स को जब स्टडी करते हैं, हम बॉडी प्लॉट से भी कर सकते हैं, हम नाइक्विस्ट प्लॉट से भी कर सकते हैं, और हम निकोल्स चार्ट से भी कर सकते हैं। आज हम स्टडी करेंगे बॉडी प्लॉट को। बॉडी प्लॉट डायग्राम कंसिस्ट ऑफ 2 ग्राफ्स। अब बॉडी प्लॉट में हमारे पास 2 ग्राफ्स होते हैं। वन इज अ प्लॉट ऑफ द लॉगरिथमिक ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द साइनसॉइडल ट्रांसफर फंक्शन। एक हमारे पास मैग्नीट्यूड का ग्राफ होता है, एंड द अदर इज द प्लॉट ऑफ द फेज एंगल, और दूसरा हमारे पास फेज एंगल का प्लॉट होता है। ठीक है, बॉडी प्लॉट में हमारे पास 2 होते हैं, एक मैग्नीट्यूड का और एक फेज एंगल का। दोनों को हम ड्रॉ करते हैं और कंबाइन दोनों को हम बॉडी प्लॉट कहेंगे। बोथ आर प्लॉटेड अगेंस्ट द फ्रीक्वेंसी ऑन अ लॉगरिथमिक स्केल। ठीक है, जब दोनों को हम ड्रॉ करते हैं विद रिस्पेक्ट टू फ्रीक्वेंसी करेंगे कि फ्रीक्वेंसी के हिसाब से इनमें क्या चेंजेस आ रही होती हैं, और फ्रीक्वेंसी को हम लॉगरिथमिक स्केल पे लेते हैं। अब लॉगरिथमिक स्केल हमारे पास क्या है वो देखते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें, जैसे बॉडी डायग्राम है, तो ये वाला जो ग्राफ है ये हमारे पास मैग्नीट्यूड का ग्राफ है जो कि हमारे पास डेसिबल में है, और ये हमारे पास फेज का ग्राफ है जो कि हमारे पास डिग्रीज में है। हॉरिजेंटल एक्सिस पे हम ओमेगा ले रहे होते हैं, हम फ्रीक्वेंसी ले रहे होते हैं, लॉगरिथमिक स्केल पे ले रहे होते हैं, और यहाँ पे मैग्नीट्यूड में हम हॉरिजेंटल पे एम्पलीट्यूड ले रहे होते हैं डेसिबल में, और फेज के ग्राफ में हम हॉरिजेंटल में एंगल ले रहे होते हैं डिग्रीज में। तो इन दोनों ग्राफ्स को कंबाइन करके हम बॉडी डायग्राम या बॉडी प्लॉट भी कहते हैं। ये जो ग्राफ है या इसको हम देखते हैं कि इसको हम डिकेड फैशन में भी ले सकते हैं, इसको हम ऑक्टेव में भी ले सकते हैं। डिकेड का ये मतलब है कि अगर हम पहली फ्रीक्वेंसी ओमेगा 1 ले रहे हैं तो दूसरी फ्रीक्वेंसी 10 टाइम्स ऑफ ओमेगा 1 होगी। ठीक है, इसको हम डिकेड फैशन कहेंगे। थर्ड जो हो जाएगी वो 10 टाइम्स ऑफ ओमेगा 2 यानी 100 पे चली जाएगी। अगर फर्स्ट फ्रीक्वेंसी हम 1 ले रहे हैं,
दूसरी हम जो है वो फिर हम 10 लेंगे, तीसरी जो है वो हम फिर 100 लेंगे और इसी तरीके से आगे बढ़ते जाएंगे। इसको हम डिकेड फैशन कहते हैं। ऑक्टेव में हम क्या करते हैं, अगर फर्स्ट हमारे पास फ्रीक्वेंसी 1 है तो दूसरी हमारे पास 2 हो जाएगी, ठीक है, 2 टाइम्स ऑफ फर्स्ट हो जाएगी। अगर ओमेगा 1 है तो सेकंड हमारे पास 2 टाइम्स ऑफ ओमेगा 1 होगी, ठीक है। इस तरीके से हम हॉरिजेंटल में फ्रीक्वेंसी का ये ग्राफ बढ़ाते जाएंगे। ट्रांसफ़र फंक्शन जो हमने स्टडी किए, उन ट्रांसफ़र फंक्शन में हमने देखा कि कुछ बेसिक फैक्टर्स हैं। द बेसिक फैक्टर्स दैट वेरी फ्रीक्वेंटली अकर इन आर्बिट्रेरी ट्रांसफ़र फंक्शन और कौन कौन से हैं। एक हमारे पास पहले नंबर पे गेन के आ जाते हैं जो कि कांस्टेंट होता है। इंटीग्रल एंड डेरिवेटिव फैक्टर्स हमारे पास आ जाएंगे, फर्स्ट ऑर्डर फैक्टर्स आ जाएंगे और क्वाड्रेटिक फैक्टर्स आ जाएंगे। अब जैसे यहाँ पे अगर एक ट्रांसफ़र फंक्शन हमारे पास गिवन है जी ऑफ एस, एस को तो सबसे पहले हम ओमेगा जे ओमेगा में रिप्लेस कर देंगे उसको, ठीक है। फिर हम इसका गेन के भी फाइंड करेंगे। इंटीग्रल जो है, जो हमारे पास जैसे 1/s आता है वो हमारे पास इंटीग्रल फैक्टर आएंगे, ठीक है। और वो जो है इंटीग्रल फैक्टर ये हमारे पास पोल्स होते हैं, ठीक है। और डेरिवेटिव फैक्टर्स जो हैं वो हमारे पास s आएंगे, ठीक है। s की पावर n में, यहाँ इंटीग्रल में भी s की पावर n भी आ सकते हैं और ये हमारे पास ज़ीरोज़ आएंगे, ठीक है। इसी तरीके से फर्स्ट ऑर्डर फैक्टर्स जो हैं वो हमारे पास न्यूमरेटर में भी आ सकते हैं, डिनोमिनेटर में भी आ सकते हैं, ठीक है। उनके हम देखेंगे कि कैसे हम प्लॉट ड्रॉ कर सकते हैं। सबसे पहले गेन k को देखते हैं। द लॉग मैग्नीट्यूड कर्व फॉर कांस्टेंट गेन k इज हॉरिजेंटल, ठीक है। मैग्नीट्यूड कर्व जो है कांस्टेंट के लिए जो है वो हॉरिजेंटल स्ट्रेट लाइन होगी, ठीक है। और मैग्नीट्यूड इसका हम कैसे फाइंड करेंगे, डेसिबल में जाने के लिए, डीबी में जाने के लिए 20 लॉग ऑफ k लेंगे। जब 20 लॉग ऑफ k लेंगे तो उसका मैग्नीट्यूड हम फाइंड कर लेंगे डीबी में, लेकिन ये हमारे पास हॉरिजेंटली एक स्ट्रेट लाइन ही रहेगी, सारे ओमेगा वैल्यूज़ के लिए सेम रहेगी क्योंकि ये कांस्टेंट है। द फेज एंगल ऑफ द गेन k इज़ 0 और इसके लिए फेज एंगल जो कांस्टेंट के लिए होगा वो हमारे पास 0 होगा। द इफेक्ट ऑफ वेरिंग द गेन k इन ट्रांसफर फंक्शन इज दैट इट rises or lowers the log magnitude curve of the transfer function by the corresponding constant amount, but it has no effect on the phase curve, ठीक है। अगर हम k की वैल्यू को बढ़ाएंगे या कम करेंगे उसी हिसाब से हमारे पास जो मैग्नीट्यूड है वो ऊपर नीचे जाएगा, ठीक है। और एंगल पे इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, एंगल जो है वो हमारे पास 0 ही रहेगा। अब देखते हैं, इसको ड्रॉ करके देखते हैं। अगर k की वैल्यू हमारे पास 5 हो तो इसका अगर हम मैग्नीट्यूड dB में फाइंड करें तो 20 लॉग ऑफ k जो है वो हमारे पास इक्वल होगा 20 लॉग ऑफ 5 जो कि हमारे पास डेसिबल आएगा, 14 dB आएगा, ठीक है। 14 dB पे एक स्ट्रेट लाइन हमारे पास कांस्टेंट के लिए ड्रॉ हो जाएगी, ठीक है। अब फ्रीक्वेंसी अगर हमारे पास हॉरिजेंटल में जो भी हो, 0.1 हो, 1 हो, 10, 100, इस तरीके से अगर बढ़ती जाए, मैग्नीट्यूड k के लिए हमारे पास कांस्टेंट ही रहेगा, एक कांस्टेंट लाइन ही हम ड्रॉ करेंगे इसमें, ठीक है। अब अगर इस मैग्नीट्यूड को हम कम या ज़्यादा करेंगे तो ये लाइन ऊपर या नीचे शिफ्ट होगी, जस्ट इतना ही होगा, लेकिन ये एक स्ट्रेट लाइन ही रहेगी। और एंगल की अगर इसकी बात करें तो k अगर हम देखें, ये हमारे पास एक कांस्टेंट टर्म्स है, इमेजनरी इसका पार्ट हमारे पास 0 आ रहा है, तो 0 डिवाइड बाई 5 जब हम इसका tan इनवर्स लेंगे तो 0 का tan इनवर्स हमारे पास 0 ही आएगा। तो इसका एंगल ड्रॉ करेंगे तो एंगल किसी भी फ्रीक्वेंसी के लिए हम देखें तो इसका 0 ही आएगा। ये k के लिए एक कांस्टेंट गेन के लिए हम बॉडी प्लॉट इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं और ये फेज का और मैग्नीट्यूड दोनों के प्लॉट को हम बॉडी प्लॉट करेंगे। अब नेक्स्ट हम देखते हैं इंटीग्रल और डेरिवेटिव फैक्टर्स को कि उसके बॉडी प्लॉट कैसे ड्रॉ करेंगे। डेरिवेटिव फैक्टर अगर हम देखें, जी ऑफ एस कोई फंक्शन है जिसको हम एस
के इक्वल लेते हैं और फ्रीक्वेंसी डोमेन में उसको एनालाइज करने के लिए एस को हम रिप्लेस करते हैं जे ओमेगा से। ठीक है, सबसे पहले तो हम एस को रिप्लेस कर लेंगे जे ओमेगा से और उसका फिर मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे। उसको डीबी में फाइंड करने के लिए 20 लॉग ऑफ ओमेगा लेंगे तो हमारे पास उसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा फंक्शन का डीबी में। ठीक है, जब डीबी में हम इसका मैग्नीट्यूड लेंगे तो यहाँ पे 20 लॉग ओमेगा जो है, इसमें अगर हम ओमेगा की डिफरेंट वैल्यूज़ डालेंगे तो हमें डीबी में वैल्यूज़ मिलती जाएंगी। इसके लिए 0 पे तो हम नहीं फाइंड कर पाएंगे, इसलिए हम 0.1 से शुरू करते हैं, 0.2, 0.5 अप टू 1 हम इसी तरीके से चलते जाएंगे और डीबी में इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करते जाएंगे। तो ये हमारे पास एक डेरिवेटिव फैक्टर का मैग्नीट्यूड इस तरीके से आ जाएगा। अब हम देखते हैं यहाँ पे इसका स्लोप अगर हम देखें तो 20 dB पर डिकेड इसका हमारे पास स्लोप आएगा। ये टोटल जो है ये स्लोप इसका 20 dB पर डिकेड आ जाएगा। और अगर ऑक्टिव फैशन में देखें तो ये हमारे पास 6 dB पर ऑक्टिव आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि 6 dB पर ऑक्टिव जो है वो हमारे पास इक्वल है 20 dB पर डिकेड के। ठीक है, ये हमारे पास इस तरीके से मैग्नीट्यूड आ जाएगा। अब अगर हम फेज़ की बात करें तो इसमें हम देखें हमारे पास रियल पार्ट जो है वो 0 हो जाएगा, जस्ट ओमेगा रह जाएगा और ओमेगा ओवर 0 होगा। इसका जब हम tan इन्वर्स लेंगे तो वो इन्फिनिटी हो जाएगा। इन्फिनिटी ऑफ tan इन्वर्स इज इक्वल टू 90। ठीक है, तो एक डेरिवेटिव फैक्टर एस अगर हम लें, ठीक है, जो कि नॉर्मली 0 होता है, हमारे पास 0 एट ऑरिजिन होगा, तो उसके लिए हमारे पास जो स्लोप है 20 dB पर डिकेड आएगा मैग्नीट्यूड उसका, और फेज़ जब हम उसका लेंगे तो वो 90 डिग्रीज हमारे पास आएगा। जब इसको हम ड्रॉ करेंगे इसको, तो अगर हम देखें यहाँ पे 0.0 जब हम ओमेगा की वैल्यू लेंगे तो वो हमारे पास -20 पे आ रहा था, तो हम -20 से शुरू कर लेंगे और जब हम ओमेगा की वैल्यू 1 लेंगे तो हमारे पास मैग्नीट्यूड 0 आ रहा था। ठीक है, जब हमारे पास ओमेगा की वैल्यू 0.1 थी तो ये -20 आ रहा था और जब 1 थी तो इस पे ये हमारे पास 0 आ रहा था। इसी तरीके से अगर हम देखें 10 पे जाएं तो ये 10 पे नियरली अबाउट 20 आ जाएगा, 20 डेसिबल या इस तरीके से आएगा। तो ये अगर हम इसकी लाइन ड्रॉ करें तो ये लाइन इस तरीके से ड्रॉ होगी, पॉजिटिव स्लोप आएगा और ये पॉजिटिव स्लोप जो है 20 dB पर डिकेड का आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम डेरिवेटिव फैक्टर के लिए मैग्नीट्यूड ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे। अब अगर हम इसके लिए एंगल ड्रॉ करें तो हमारे पास tan इनवर्स ओमेगा ओवर 0 आ जाएगा, जो कि tan इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी हो जाएगा, जो कि इक्वल होता है 90 डिग्रीज़ के। तो हमारे पास ये 90 डिग्रीज़ पे इसका एंगल आ जाएगा। ठीक है, ओमेगा की जो भी वैल्यू यहाँ पे हम रखें उसके लिए ये हमारे पास 90 ही आएगा, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं इंटीग्रल पार्ट के लिए। तो इंटीग्रल फैक्टर में हम ये देखते हैं कि जस्ट हमारे पास साइन ही चेंज होगा। व्हेन एक्सप्रेस्ड इन डेसिबल द रेसिप्रोकल ऑफ नंबर डिफर्स फ्रॉम इट्स वैल्यू ओनली इन साइन, दैट इज़ फॉर द नंबर n। ठीक है, जैसे अगर 20 log n है तो अगर हम इसको 1/n लें तो वो माइनस सिर्फ साइन ही चेंज हो जाएगा अगर n को हम 1/n लें। इसी तरीके से अगर जैसे हमने s के लिए किया था 1/s जो इंटीग्रल हम लेंगे, नॉर्मली इसको हम पोल कहेंगे, पोल एट ओरिजिन, तो उसके लिए बाकी चीज़ वही रहेगी, स्लोप हमारा वही रहेगा, मैग्नीट्यूड वही रहेगा, सिर्फ और सिर्फ साइन चेंज हो जाएगा। अगर डेरिवेटिव फैक्टर के लिए प्लस था, प्लस में आ रहा था स्लोप उसका प्लस 20 dB पर डिकेड, तो इंटीग्रल के लिए ये -20
dB per decade हो जाएगा। ठीक है, therefore for integral factor the slope of the magnitude line would be same but with opposite sign। ठीक है, ये ऑक्टेव फंक्शन में हमारे पास -6 dB ओवर ऑक्टेव और -20 dB पर डिकेड ये इसके इक्वल हो जाएगा। मैग्नीट्यूड को हम देखें तो ये हमारे पास 1/s, s को हम j ओमेगा से रिप्लेस कर देंगे और ये हमारे पास -20 log ऑफ ओमेगा आ जाएगा। ठीक है, सिर्फ यहाँ पे साइन चेंज होगा, बाकी हमारे पास ओमेगा उसी तरह आएगा। अब ओमेगा की हम अगर डिफरेंट वैल्यूज़ डालेंगे तो हमारे पास जो चार्ट बनेगा वो उसी तरीके से बनेगा जैसा हमारे पास डेरिवेटिव फैक्टर के लिए बना था। फेज़ को अगर हम देखें तो फेज़ में भी हमारे पास सिर्फ साइन ही इसका चेंज होगा, -10 हो जाएगा तो ये -90 होगा। अब अगर हम इसको ड्रॉ करें तो वहाँ पे डेरिवेटिव फैक्टर में अगर -20 dB से शुरू हो तो यहाँ पे ये +20 dB से इंटीग्रल फैक्टर का शुरू होगा और स्लोप इसका नेगेटिव होगा, -20 dB पर डिकेड एक नेगेटिव स्लोप आ जाएगा। और एंगल की अगर हम बात करें तो एंगल इसका -90 हो जाएगा। ठीक है, साइन इसका एंगल में भी चेंज होगा। अगर वहाँ पे +90 था डेरिवेटिव पार्ट में तो इसका एंगल हम जो है माइनस में लेंगे, -90 हो जाएगा। अब अगर हम थर्ड फैक्टर की बात करें, फर्स्ट ऑर्डर फैक्टर में हम जाएंगे, थर्ड जो हमारा था पॉइंट उसमें फर्स्ट ऑर्डर फैक्टर पे जाएंगे। यहाँ पे अगर हम देखें मैग्नीट्यूड को देखें तो 20 log इसका मैग्नीट्यूड देखें 1 + j ओमेगा t, इसका मैग्नीट्यूड लें तो हमारे पास आ जाएगा 20 log 1 + ओमेगा स्क्वायर t स्क्वायर अंडर रूट। ठीक है, अब ये t जो है यहाँ पे हमारे पास टाइम कांस्टेंट है, हम इसको एज ए टाइम कांस्टेंट लेंगे। अब यहाँ पे देखें s+3, ये हमारे पास अगर इसको टाइम कांस्टेंट फॉर्म में हम लिखें तो 1/3 हमारे पास टाइम कांस्टेंट आएगा और ये जो 3 है ये हमारे पास 1/t हो जाएगा। अब अगर हम बहुत कम फ्रीक्वेंसीज लें, बहुत कम फ्रीक्वेंसीज लें, यानी ये 3 जो है इस 3 से बहुत कम फ्रीक्वेंसीज लें, या यहाँ पे जो भी हमारे पास फंक्शन में आए टाइम कांस्टेंट से हम बहुत कम फ्रीक्वेंसीज पे जाएं। ठीक है, 1/t से बहुत कम फ्रीक्वेंसीज पे जाएं तो हमारे पास मैग्नीट्यूड जो है वो 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बहुत कम फ्रीक्वेंसीज पे अगर हम जाएंगे तो ये चीज़ हमारे पास 0 हो गई तो ये log ऑफ 1 हो जाएगा और इसका आउटपुट पे हमें 0 मिलेगा। और अगर हम 1/t, ये जो हमारे पास टाइम कांस्टेंट है, इसका 1/t इससे बहुत बड़ी फ्रीक्वेंसीज लें तो हमारे पास मैग्नीट्यूड जो है वो 20 log ओमेगा t हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब अगर हम देखें एंगल को देखें, फर्स्ट ऑर्डर फैक्टर के एंगल को देखें, ये 5 ओमेगा है, ये हमारे पास tan इनवर्स ओमेगा t के इक्वल होगा। अब अगर यहाँ पे ओमेगा हम 0 पुट करें तो tan इनवर्स ऑफ 0 हमारे पास 0 आएगा। अगर ओमेगा को हम 1/t यहाँ पे पुट करें तो tan इनवर्स 1 हो जाएगा जो कि 45 है। और अगर ओमेगा को हम इन्फिनिटी पुट करें तो ये हमारे पास 90 का एंगल आ जाएगा। इसका ग्राफ देखते हैं कैसे ड्रॉ करते हैं। अब जैसे ये अगर हमारे पास कोई फंक्शन है s+3, अगर इसको हम टाइम कांस्टेंट फॉर्म में लिखें तो ये 1/3 s+1 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो टाइम कांस्टेंट है 3, ओमेगा 3 तक अगर हम जाएंगे तो यहाँ तक तो हमारे पास ये 0 आएगा। ठीक है, इससे जो कम फ्रीक्वेंसीज हैं वो सारी फ्रीक्वेंसीज पे हमें जो है एम्पलीट्यूड 0 मिलेगा, जो हमने यहाँ पे अपनी प्रीवियस स्लाइड में देखा भी था कि जो भी इससे कम फ्रीक्वेंसीज होंगी इस 3 से, इनसे कम पे हमें मैग्नीट्यूड जो है एम्पलीट्यूड का वो 0 मिलेगा। तो यहाँ पे ये इस फ्रीक्वेंसी तक ओमेगा 3 तक तो हमें 0 मिल जाएगा। इसके बाद जो फ्रीक्वेंसीज हम देंगे उस पे हमें ये
जो है स्लोप हमारे पास वही आएगा। ओमेगा की हम वैल्यूज़ अगर इसमें डिफरेंट डालते जाएंगे तो हमें 20 dB पर डिकेड के हिसाब से, स्लोप के हिसाब से ये लाइन यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। फिर हम देखेंगे कि इसमें हम ओमेगा की डिफरेंट वैल्यूज़ जो हैं पुट करते जाए अपनी इक्वेशन में। 1 2 3 तक तो ये 0 आएगा, 4 5 6, तो फिर इन वैल्यूज़ के हिसाब से ये ग्राफ हमारे पास इस तरह बनेगा। ठीक है, इसमें हमारे पास ये 20 dB पर डिकेड के हिसाब से जो है स्लोप आ जाएगा। और अगर एंगल की हम बात करें तो एंगल हमने यहाँ पे 0, जब एंगल हम 0 पुट करेंगे, जैसे यहाँ पे ओमेगा 0 पे, ठीक है, ओमेगा 1/t पे और ओमेगा इन्फिनिटी पे, ठीक है, जब ये करेंगे तो हमारे पास पहले एंगल 0 आएगा, फिर 45 आएगा, फिर 90 आएगा। तो यही वैल्यूज़ जब हम यहाँ पे पुट करेंगे तो पहले तो एंगल हमारे पास 0 आएगा, और जब 1/t यानी कि 3 होगी यहाँ पे, जब हमारे पास फ्रीक्वेंसी 3 होगी तो यहाँ पे एंगल 45 आ जाएगा। और जब हम इन्फिनिटी के करीब जाएंगे तो एंगल हमारा 90 को अप्रोच करेगा। जब इन लाइंस को हम ड्रॉ करेंगे तो ये हमारे पास फेज का ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये फेज का बन जाएगा। अब अगर हम यही देखें फर्स्ट ऑर्डर फैक्टर, अगर वो हमारे पास न्यूमरेटर में आ रहा था, यहाँ पे अगर ये फर्स्ट ऑर्डर जो है डिनोमिनेटर में आ रहा है, तो तब क्या होगा, बिल्कुल वैसे ही चलेगा मैग्नीट्यूड भी। ठीक है, यहाँ पे जस्ट साइन चेंज होंगे हमारे पास। ठीक है, अगर वहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे हमारे पास साइन नेगेटिव हो जाएंगे। ठीक है, और ग्राफ अगर इसका हम ड्रा करें तो इसी तरीके से होगा। इसको हम देखेंगे कि यहाँ तक तो ये 0 रहेगा, उसके बाद ये डिनोमिनेटर में है तो स्लोप नेगेटिव होगा -20 पे। ठीक है, और ग्राफ जब हम इसका एंगल का करेंगे तो फर्स्ट हमारे पास 0 पे आएगा, फिर अगर वैल्यू 3 पे जाएंगे तो ये -45 पे आ जाएगा, और जब हम इन्फिनिटी के करीब जाएंगे तो ये -90 पे आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे। अब ये एग्जांपल है, इसमें हमारे पास एक ट्रांसफ़र फंक्शन है और हमें ये बोला है कि इसका हम बॉडी प्लॉट ड्रॉ करें। सोल्यूशन पे जब जाएंगे इसको टाइम कांस्टेंट की फॉर्म में लिखेंगे, गेन फाइंड करेंगे, इसका 2 हमारे पास गेन आ जाएगा, और टाइम कांस्टेंट की फॉर्म में जाएंगे तो ये 0.1 + 1 आ जाएगा, टाइम कांस्टेंट हमारे पास 0.1। ठीक है, इस पे हम देखते हैं गेन फैक्टर हमारे पास k = 2 आ जाएगा, डेरिवेटिव फैक्टर इसमें हमारे पास s आ जाएगा, और फर्स्ट ऑर्डर फैक्टर इन डिनोमिनेटर में आएगा फर्स्ट ऑर्डर फैक्टर। अब यही चीज़ें अगर हम ग्राफ में ड्रॉ करें इसके लिए तो गेन k, इसका अगर हम मैग्नीट्यूड देखें, मैग्नीट्यूड अगर गेन 2 के लिए करें तो 2 log 2 हमारे पास 6 dB इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा। ठीक है, डेरिवेटिव फैक्टर का मैग्नीट्यूड अगर हम फाइंड आउट करें 20 log of ओमेगा, ठीक है, तो ये अब हमारे पास आ जाएगा 20 dB। अगर हम फर्स्ट ऑर्डर फैक्टर देखें यहाँ पे, अब अगर हम ओमेगा को 10 से कम लें, 10 से बहुत कम लें, जो कि 1/t होगा, तो ये हमारे पास 0 आएगा, और अगर हम इसको 10 से ग्रेटर करें तो ये हमारे पास इसका स्लोप जो है वो बनेगा -20 dB। अब इसी चीज़ को अगर हम ड्रॉ करें तो हम देखेंगे कि जो हमने मैग्नीट्यूड लिया था 6 dB पे K2 के लिए, तो वो लाइन K2 के लिए आ जाएगी। फिर हम देखते हैं कि हमने देखा था डेरिवेटिव फैक्टर जो एक आया था हमारे पास, उसको हमने देखा, वो हमारे पास -20 से शुरू हो रहा है, उसका स्लोप जो है यहाँ 10, ये जो है स्लोप इसका 20 dB पर डिकेड आ रहा है। और इसके बाद हम देखेंगे जब हमने ओमेगा की बहुत कम वैल्यूज़ ली थी तो 10 तक,
ठीक है, ये 0 आएगा। ये हमारे पास मैग्नीट्यूड के तीनों ग्राफ ड्रॉ हो गए और जो इंटीग्रल इसमें पार्ट आ रहा है उसके लिए हमारे पास नेगेटिव जो स्लोप आ रहा है वो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी जब 10 थी उसके बाद हमारे पास -20 dB पर डिकेड का स्लोप आ जाएगा। ठीक है, अब अगर इन सब को हम कंबाइन करके लिखें तो हम देखेंगे कि वो हमारे पास इस तरीके से बनेगा। ठीक है, इनिशियली अगर हम देखें ये 20 dB, ठीक है, इसमें अगर हम ये देखें ये K2 जो है उस हिसाब से ये शिफ्ट हो जाएगा। ये हमारे पास यहाँ पे -14 पे, क्योंकि इसको गेन ने ऊपर शिफ्ट कर दिया, यहाँ पे 6 dB के गेन से ये हमारे पास ऊपर शिफ्ट हो गया। ठीक है, ये यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ये अगर 20 dB का पॉजिटिव स्लोप था, ठीक है, ये पॉजिटिव स्लोप है, तो ये 0 जो कि हमारे पास ओरिजिन पे पोल है वो इसको नेगेटिव स्लोप दे के जो +20 का था वो इसके साथ ऐड हो जाएगा और ये हमें स्लोप इसका 0 हो जाएगा और ये कांस्टेंट लाइन आगे हमारे पास आ जाएगी। तो ये इस तरीके से हम इसको कंबाइन करके लिख लेंगे। अब अगर इसका हम फेज फाइंड करें तो एंगल अगर हम इसका देखें तो एंगल हम इस तरह देख सकते हैं, एंगल ऑफ 2 एंगल ऑफ j ओमेगा माइनस एंगल ऑफ दिस वन। ठीक है, जब हम इसमें ओमेगा की वैल्यू डालेंगे तो हमारे पास एंगल इस तरीके से आएंगे। ठीक है, 0.1 ओमेगा की वैल्यू हुई तो फिर एंगल ये आ जाएगा, 1 हुई तो ये आएगा, अप टू इन्फिनिटी पे जाते जाते एंगल हमारे पास 0 हो जाएगा और ये 89 से शुरू होगा। ठीक है, जब इसमें हम ये वैल्यूज़ डालेंगे। अब अगर इसको हम ड्रॉ करें तो ये पॉइंट्स हमारे पास इस तरीके से आ जाएंगे, लाइंस में लाइन, तो ये हमारे पास बन जाएगा। अगर हमारे पास ओमेगा इनिशियली 0.1 था तो उसके लिए एंगल 89 के करीब, और जब हम 0 पे जा रहे थे तो ये इन्फिनिटी पे जाएंगे तो ये 0 के करीब हो जाएगा। तो इस तरीके से हम फेज भी इसका फाइंड आउट कर लेंगे। तो अगर इसकी बॉडी डायग्राम हम ड्रॉ करें तो ये हमारे पास इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा और ये इसका हमारे पास फेज आ जाएगा। उम्मीद है लेक्चर आप लोगों को समझ आ गया होगा। यहाँ पे अब हम एंड कर लेते हैं।